नमस्कार दोस्तों। अभी हम सेकंड ग्रेड जीके का जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो पेपर था वो बहुत मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का था। और 100 क्वेश्चन में से लगभग 80 जो क्वेश्चन थे वो बहुत डूएबल थे, यानी 80 क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट अपनी अच्छी तैयारी के साथ इसको अटेंड कर सकते थे। कोई इतना टफ पेपर नहीं था। तो आज हम इस पेपर के माध्यम से जो अभी 2 दिन पिछले इस सप्ताह में 2 पेपर और होने हैं, इसके बारे में, इसके रिलेशन में बात करेंगे, किस तरीके से वो पी पेपर एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी उन पेपर से आने की। लगभग इस बार जो पेपर था वो पूरी जो आरपीएससी का जो ट्रेंड था सेकंड ग्रेड का पहले से उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आया। कुछ बदलाव नहीं था। पेपर की नेचर भी वैसा ही था, कोई डीप में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ क्वेश्चन थे आर्टिकल रिलेटेड, 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी इतना कोई डीप में नहीं कहूँगा कि पेपर बहुत डीप था। बहुत जनरली जो पेपर होता है डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और सबसे पहले मैं बात करूँगा इस बार जो करंट अफेयर में 11 क्वेश्चन आए, हर बार आती है 10-11 के आसपास। शिक्षा मनोविज्ञान में मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने जब शिक्षा मनोविज्ञान को पूर्ण की थी उसमें भी मैंने बताया था 20 क्वेश्चन आएंगे, और इस बार पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान के भूगोल में 10 क्वेश्चन आए, भारत के भूगोल से 6 क्वेश्चन आए, विश्व का भूगोल से 7 क्वेश्चन, भारत की राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन, और राजस्थान की पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से भी 10 क्वेश्चन, और अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन आए, और राजस्थान इतिहास और कला से कुल 22 क्वेश्चन आए। ठीक है, ये बात कर सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर की और मनोविज्ञान की। ठीक है, तो करंट अफेयर में इस बार सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। हम इसका डिस्कशन पॉलिटी के पार्ट में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। तो इसका ऑप्शन है वो 3 है, जो 9 और 10 दिसंबर 2025 को। इसका मैंने डिस्कशन करंट अफेयर राजस्थान में इसका डिस्कशन में कर चुका हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन है 3rd। और गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही, आपको पता होगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? गड़ीसर झील में हुआ था, और ये जैसलमेर में है, आपको पता होगा। ठीक है, ठीक, इसका ऑप्शन 1 था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कोटेशन उन्होंने कथन डाले थे, और इसका भी मैंने जिक्र राजस्थान करंट अफेयर की पॉलिसी में किया था। ठीक है, इस नीति का क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। बिल्कुल, कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन इस कमेटी के गठन में जो इसके मेन जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री है, कौन है? सीएम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोटेशन गलत है। और ये नीति 31 मार्च 2030 तक या अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये 2029 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, ऐसी इसकी क्या प्रोविजन है? इसका मतलब ऑप्शन दोनों ही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों गलत है, इसका मतलब कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन 2। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थान शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? ठीक है, इसका ऑप्शन है 15 थे। कितने लोग थे? 15। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 15 लोगों को सम्मानित किया गया। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? सीधी है, किसने पढ़ी? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत ने पढ़ी थी। ठीक है, सुधांशु पंत। उसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थ की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना में बाबा साहब के जीवन जुड़े 5 स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। इस यात्रा का, इसमें पूछा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, इस यात्रा का मुख्य यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। करेक्ट। राज्य सरकार व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। और ये इस योजना को उद्देश्य लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जानती वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, ये ऐसा प्रोविजन नहीं है। ये राजस्थान के समस्त लोगों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या है? गलत है। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर था उमा चौधरी। ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? जयपुर में। और इन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने राजस्थान के करंट अफेयर में किया है। आप वीडियो 1 घंटे का देख सकते हो पूरा। ठीक है, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलों में क्रमशः क्या है? तो आपको पता होगा इसकी दिशा है वो दक्षिण
पश्चिम से लेकर और उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है, और इसका और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम है, यानी ऑप्शन एक करेक्ट है, ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है। तो आपको पता होगा ये जब सहकारिता दिवस भी मनाया गया था शायद जून या मई में, उस समय राजस्थान सहकारी निर्यात लिमिटेड यानी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ MOU किया था राजस्थान सरकार ने, आपको भी पता होगा, और इसका भी मैंने डिस्कशन करंट अफेयर में किया था। और 18-19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? अंकित कुमार कस्वा इसका आंसर था। कौन था? अंकित कुमार कस्वा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस देश में एपिनियन पर्वतमाला अवस्थित है? तो आपको पता होगा ये इटली में स्थित है, ठीक है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे। करंट अफेयर में 11 क्वेश्चन थे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, राजस्थान स्तरीय क्वेश्चन थे, तो इतना कोई लोड वाला क्वेश्चन था नहीं, एकदम सीधे सपाट क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का, और मैं इसमें प्रूफ नहीं बताऊंगा। यदि मेरा आपने करंट साइकोलॉजी का वीडियो देखा होगा तो मैं 20 के 20 क्वेश्चन उस 4 घंटों की क्लास में मिलेगा, और मैंने पूरी रणनीतिकार वीडियो मैंने उसको बताया भी था और बनाया भी था, और आप वहाँ जाकर यदि किसी ने देखा होगा तो आपको पता होगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आया था राजस्थान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं इसके देखो शिक्षा आपको मैंने एक्सप्लेन किया भी था, मनोविज्ञान है वो, शिक्षा मनोविज्ञान इसका एक पार्ट है। तो शिक्षा रिलेटेड मनोविज्ञान किसके लिए? एक स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो इसलिए विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल सत्य है। और विद्यार्थियों सेंट्रिक है तो विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उनके लिए भी होती है। और प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, यानी प्रभावी शिक्षण विधियों किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका मतलब ये भी सही है। और पाठ्यक्रम के निर्माण है, पाठ्यचर्या के निर्माण किसके लिए होता है? स्टूडेंट के लिए। तो इन 4 ये ऑप्शन है स्टूडेंट सेंट्रिक है, ठीक है, इसलिए अपने 4 ऑप्शन क्या है? सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? मैंने इस बात को बहुत बल दिया था कि वृद्धि और विकास RPSC कई बार पूछ चुकी है, इस बार भी पूछा है, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हो। तो यानी इन्होंने इस क्वेश्चन का आप लैंग्वेज समझो थोड़ी, मैं आप व्यवहारिक तरीके से बताऊँ। उन्होंने पूछा था शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फिर उन्होंने अगला पॉइंट जोड़ा है, वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी वृद्धि और विकास किसके लिए है? ये स्टूडेंट्स जो को वृद्धि और विकास शिक्षक का होता है, पर इसकी जो मेन कैटेगरी कौन है? स्टूडेंट्स है, ठीक है, अधिगमकर्ता जिसको लर्नर कहते हैं। ये अधिगम प्रक्रिया नहीं है, शिक्षक नहीं है, इसका जो मेन मॉडल है वो अधिगमकर्ता है। किसके लिए? अधिगमकर्ता के लिए है, कि वातावरण के लिए नहीं है, ठीक है। वृद्धि और विकास से वातावरण क्रिएट नहीं होता है, ये अधिगम करता है। यदि इनकी वृद्धि और विकास होगा तो वातावरण ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये मैंने जब ट्रिक बताई थी उसमें इसका मैंने बिल्कुल उल्लेख किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था में यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मूर्त तब तक संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध कराता है। तो मैंने बताया था पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें मूर्त एक सेंसरी मोटरो स्किल होती है, उसमें क्या बच्चा सेंस करना सीखता है, और मूर्त संक्रियात्मक में ही वो क्या है, वो बच्चे को क्या बोध होता है चीज़ों का। और ये जो संक्रिया होती है वो शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है, जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। ये भी सही कोटेशन है, इसका ए और दोनों क्या सही है, और RA की सही व्याख्या करता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास का ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है और भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? तो इन्होंने 4 ऑप्शन में सबसे पहले जो दूसरी अवस्था उन्होंने जो बताई थी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही इन्होंने कहा था बच्चा है इस अवस्था में भाषा ज्ञान का सीखना शुरू करता है। तो ये कौन सी अवस्था थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता के नैतिक विकास की किस चरण की विशेषता है? तो आपको पता होगा इन्होंने 3 लेवल बताए थे। उन्होंने 3 लेवल में अलग अलग कुल टोटल 6 तरीके के स्टेज बताए थे। जो पहला लेवल था जो ट्रेडिशनल लेवल था उसमें इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक बच्चा होता है परिपूरक पारस्परिकता है, सेल्फनेस, वो उसकी मोरलिटी में सेल्फनेस होता है, स्वयं की भावना होती है। वो किस भावना में स्टेज में प्रबल होती है? वो होती है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन में इस लेवल की भूमिका होती है, यानी सेल्फ सेंटर भावना होती है। आत्म परिपूरक पारस्परिकता, ऑप्शन 4
साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व के जैव जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। ये कोटेशन मैंने 6 ट्रैक में बताया था कि ये सब कोई क्वेश्चन, और ये आपको बड़ा सहयोग कोइंसिडेंस है कि चारों ऑप्शन मैंने डाले थे। आपको पता होगी हिप्पोक्रेटस, सेल्डन और गैलन तीनों ने शरीर गठन का सिद्धांत दिया था। हिप्पोक्रेटस ने 3 तत्व बताए, फिर इसने शरीर का स्वभाव, मतलब हिप्पोक्रेटस के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम गैलन ने किया था। जो ओलपोर्ट है वो ट्रेड सिद्धांत देता है, यानी व्यक्ति का गठन नहीं, व्यक्ति के गुण होने चाहिए। ये कौन कहता है? ओलपोर्ट कहता है। इसलिए ऑप्शन दूसरा इसमें शामिल नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का गुप्त अधिगम के बारे में के बिना भी हो सकता है। इस रूप में संदर्भ किया था मैंने आपको लेटेंट लर्निंग के बारे में टोलमैन की थी, बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन किया था। तो इसका होता अंतर्दृष्टि अधिगम, यानी लेटेंट इनसाइट लर्निंग है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। बांडुरा ने अपना अध्ययन में पाया कि अधिगम है वो वास्तविक प्रदर्शन है, एक प्रकार का गुप्त सुप्त अधिगम के बिना वास्तविक प्रदर्शन के भी हो सकता है। हाइड लर्निंग, वास्तविक प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक अपने खुद से लर्निंग करके की जा सकती है। इसका ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका बहुत डिस्कशन डिटेल में कर रखा है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के बारे में सही है? तो अधिगम के बारे में सही पूछा है। ठीक है, तो परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है, इसका कोई जरूर नहीं है। अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल स्थायी परिवर्तन होता है, इसका ये गलत है। अधिगम एक उत्पाद न की प्रक्रिया, नॉट। अधिगम एक प्रोसेस है, क्या है? एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है, तो ये भी गलत। तो अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तन से है जो अभ्यास अनुभव के फलस्वरूप होते हैं, बिल्कुल। तो अधिगम होता है किसका? अनुभव। और ये स्किनर और थॉर्नडाइक इस बात का ही कहते हैं, प्रति में भूल का सिद्धांत इसी पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अधिगम के बारे में जो सही है वो अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास व अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाट्यकरण कर रहा है। शिक्षक 5 मैंने बताया था, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन एंड एलबोरेट एंड एक्सप्लेन, 5E है। तो इसमें निर्मितवादी उपागम करने किस चरण में? तो देखो, संलग्न इंगेजमेंट करना है। इंगेजमेंट का मतलब करना होता है संलग्न करना है, किसी जो बच्चा किसी का इंटरेस्ट नहीं उसको कक्षा में जोड़ना, ये तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं होती। व्याख्या करना है, किसी को समझाना, विस्तार करना है, चीज़ों को बहुत गहराई से बताना, खोज करना, इसका ऑप्शन दूसरा सही है। शिक्षक अधिगमकर्ता की जो मानसिक तत्परता होती है, यानी किसी बच्चे को किसी समस्या के नाटक करके उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक ऐसी चीज़ों में एक्सप्लोर करने का काम किसमें आता है? खोज करना में आता है, यानी एक्सप्लोर है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है इसमें। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि, यानी स्थानिक बुद्धि का मतलब इमेजिनेशन, कल्पना करने में बहुत तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह गतिविधि से कौन सा सहारा देखें? एक आप कल्पना करिए, मैं आपको कहता हूँ आप एक सपनों का अपना घर बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें आप सपनों का घर निबंध लेकर करके नहीं करोगे, कोई ऐतिहासिक तिथि याद करके नहीं करोगे कि मेरे भाई का बर्थडे इस तारीख को है, तो उसमें आपका घर का इमेजिनेशन नहीं होगा। इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, यानी इसमें आप एक मॉडल बनाओगे ना, जैसे ऐसा घर होना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये इसके लिए यानी स्थानिक, यानी बुद्धि में, यानी एक इमेजिनेशन में 3 आयामी मॉडल की भी कल्पना करना, यदि वो क्या होगा? सहारा देगा। ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने कैटल का बहुत डिस्कशन उसमें भी किया था। ये सारे क्वेश्चन है आप मनोविज्ञान की, यदि मैंने कुछ देखा होगा तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। मैंने कैटेगराइज किया था कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, कुछ मैचिंग करके आएंगे, कौन सा गलत है, कुछ इस तरीके से भी आएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूले बेस पे आई है, कुछ नया ट्रिक, कुछ नया ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। तो इसमें 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, कैटल का जो कथन है वो ट्रेट अप्रोच है। कथन ने उसने 16 जो गुण बताए थे, गुण किसके बताए थे? शील गुण है, नहीं मनुष्य के अलग अलग गुण थे। इसका मतलब ये कथन सत्य है, ये परीक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, इसका मतलब ये भी सही है। ये एक प्रकार का उपागम पर आधारित है और ये क्वेश्चन गलत हैं। और इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित है। इसने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताए थे, इसमें 2 पोलर बताए थे। एक जैसे कोई व्यक्ति अच्छा है, ठीक है, जैसे उस कार्डिनल गुण है तो उसमें क्या है? कमी भी होती है, यानी दो तरीके के तत्व आता है। इसका मतलब ऑप्शन 3 है वो गलत है। ये एक प्रकार का उपागम पर आधारित है। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इस पागलपंथी को, यानी पागलपंथी कर रहा है, उसकी इच्छाएं मतलब बचपन की बातों को याद कर रहा है। तो आप आत्मीकरण आपको बताओ किसी की, यानी आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी की नकल करना है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा है सबलिमेशन करना, यानी इसको
मतलब सबमर्ज करना, वो ये कोई ऐसी बात नहीं कर रही, कोई किसी की इमिटेशन नहीं हो रही है, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये क्या प्रतिगमन हो रहा है, क्या होता है रिग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन है रिग्रेशन, प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होगा, इसने स्टर्नबर्ग ने 3 कार्डिनल सिद्धांत बताए थे, जिसमें जो मेटा जो कंपोनेंट है वो क्या है, उसकी विद्यार्थी की समस्या यानी खुद की एक माइक्रो लेवल मैनेजमेंट करने का तरीका, तो मेटा घटक इसका ऑप्शन आंसर क्या है करेक्ट है। अगला, अधिगम में से निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिगत विभिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है, यानी व्यक्तिगत ऐसा शिक्षक कौन सी एक्टिविटी है जो क्या इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्ति भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करती। देखो, अध्यापन विधियों में भिन्नता रखना, यानी अलग अलग बच्चे होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, एक कमज़ोर भी होते हैं, उनके लिए अलग अलग विधियाँ अपनाई जा सकती है, इसके लिए ये क्या है महत्व करती है। रुचिपूर्ण काम देना, गृह कार्य देना, ये भी एक क्या है एक अलग अलग इंटरेस्ट के अनुसार, ये भी कोटेशन क्या इसके अकॉर्डिंग है। व्यावसायिक निर्देशन देना, यानी उसको एक वोकेशनल गाइडेंस देना, उसके एक पर्टिकुलर गाइडेंस देना, ये भी क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, यानी आप किसी बच्चा जो अलग अलग कैटेगरी का है, कोई टैलेंटेड है कोई कम टैलेंटेड है, उनको एक तरीके का काम नहीं दे सकते, उसके लिए ये है क्या इम्पोर्टेंस नहीं करती है, सभी के लिए समान निष्पादन का स्तर तय नहीं करती है। ठीक है, मैंने ऐसे एग्जांपल बताया था, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, ये बस आपका नॉलेज का एप्लीकेशन बेस करने का तरीका है। जैसे पीयूष के बाद दूसरों की भावना को प्रबंधित करने का कौशल है, यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है, तो ये अंत व्यक्तिगत जागरूकता है, क्या इंटरपर्सनल अवेयरनेस है। देखो, इसमें बच्चों ने कंफ्यूज हो गए होंगे, देखो यहाँ आप दोनों ये तो एलिमिनेट आपने किया होगा, एलिमिनेट कर दिया होगा, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में बच्चे को कंफ्यूज हो गए होंगे, अंत व्यक्तिगत प्रबंधन है या जागरूकता। तो प्रबंधन होता है किसी चीज़ की मैनेजमेंट करना, कोई बच्चा दुखी है, ऐसा क्वेश्चन होता है, दूसरों की भावना को प्रबंधित करने का कौशल है, ऐसा नहीं। यदि कोई समस्या में घिरा हुआ है, उसको कुछ नया रास्ता दिखाने का काम करे, तब आएगा इंटरपर्सनल मैनेजमेंट है, और वो भावना को कंट्रोल कर रहा है, यानी वेरिएशन को अपने हाथ में ले रहा है, तो उसका क्या अवेयरनेस है, जागरूकता है, अंत व्यक्तिगत जागरूकता। और ये क्वेश्चन मैंने कॉमन सेंस का जो टाइप था उसमें ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हो, तो मैं टाइम नहीं है कि मैं उनको आपसे स्क्रीनशॉट लेके प्रूफ दूँ, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। मैं कोई ऐसा मेरा दावा नहीं है कि मेरे से आई है, क्योंकि मैंने इस तरीके की चीज़ों का एक डिस्कशन किया था, किस तरीके आरपीएससी पूछ रही है। जैसे ऐसा भी कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में, ये क्वेश्चन आप दे सकते हो, मैंने ऐसा नहीं पूछा था, मैंने ऐसे पूछा था बच्चा दिन भर कुछ खेलता है लेकिन उसके बाद भी वो थकता नहीं है, वो किस तरीके का एटीट्यूड है, क्या व्यक्ति की क्या विशेषता है, तो उसमें ऑप्शन रुचि वगैरह था। लेकिन उन्होंने इस बार पूछा कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है, चुनौतियों का सामना करती है, वो टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन लगी, और लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वो खेल ख़त्म करने में कामयाब रही। मतलब ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है, मतलब सब कुछ हो रहा है, खेलना शुरू किया, उसको चोट लगी, फिर भी वो खेल रही है, ये ऐसा तो कोई है नहीं, कोई बाहर से थोड़ी मोटिवेशन आया, वो खुद की आंतरिक प्रेरणा है, क्या है इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। इसका ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। सिंपल सी बात है, मतलब सफलता का अचीवमेंट के बारे में, ये सीधा सा मोटिवेशन है ना, इसको सत्ता का नहीं, अनुमोदन का नहीं, इसको उपलब्धि की अभिप्रेरणा, उसको मतलब अच्छे से अच्छे ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चे को शिक्षा के लिए उपयोगी है। क्योंकि बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, या आपने इंटेलिजेंस IQ जो पढ़ा होगा उसमें देखा होगा, तो संवर्धन कार्यक्रम इसको किसी और एक्टिविटी में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसको आप भेजेंगे तो अच्छा करेगा, इसके लिए उपयोगी हो सकती है। त्वरण एंड एक्सलरेशन करना, वो लर्निंग फास्ट कर सकता है, तो ये भी उसके लिए उपयोगी है। और पुल आउट दृष्टिकोण, यानी इसको कहीं यदि बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब पढ़ाई में होशियार है, यदि वो कहीं स्कूल की टूर्नामेंट में बाहर जाता है तो उसके लिए ये एक सोने पर सुहागा है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है गिफ्टेड चाइल्ड के लिए सही है, तो A B C हमारा कोटेशन जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उपचारात्मक अनुदेशन यानी रेमेडियल इंस्ट्रक्शन उनके लिए होता है जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको स्पेसिफिक फोकस की जरूरत होती है, तो इसका मतलब ये गिफ्टेड चाइल्ड से नहीं होता, इसको आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर सकते हो। तो D इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फिर आपका आंसर निकल जाता था ABC। ठीक है, यदि आप थोड़े बहुत भी दिमाग लगाया होगा, कॉमन सेंस का यूज़ किया होगा तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें।
निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जब व्यक्ति भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है, बिल्कुल होता है। जब आकर्षक प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है, बिल्कुल वो अट्रैक्ट होता ही है। समूह चर्चा द्वारा बिल्कुल दृष्टिकोण बदल जाता है वकालत करके, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन, उसकी अभिवर्ती विश्वास से संबंधित उन जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवर्ती इसमें अधिक प्रतिफल लाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। वह अभिप्रेत शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु या उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन के बराबर बनाए रखने में हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? सिंपल सी है। देखो, अभिवर्ती एटीट्यूड होता है, किसी काम के प्रति होता है, ठीक। आत्म प्रति यानी सेल्फ कंसेप्ट, खुद के बारे में सोचने की शक्ति, ठीक है। आदत होती है, हैबिट होती है, जो काम को बार बार हमेशा करने की आदत। अब इसमें भी आप एलिमेंट कर सकते हो, इसका ऑप्शन रुचि है, जो उसको बार बार किसी चीज़ की तरफ खींच कर लेकर आती है। आप खुद का एग्जांपल ले सकते हो, जब आप पढ़ाई का मन हो रहा है लेकिन आप चाय में आपकी रुचि है या कुछ खाने की आपकी रुचि है, तो आप कुछ भी हो जाए लेकिन वो बार बार आपका मन वहाँ आपको लेकर जाएगा और आप वहाँ जाकर कुछ खाओगे। इसका मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी आदत नहीं है, आप हर रोज़ नहीं जाते हो, आपका कोई सेल्फ कंसेप्ट नहीं है कि नहीं मैं वो खाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। ना कि आपका एटीट्यूड, ये आपका इंटरेस्ट पैदा करता है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है? टेम्परेरी होता है। तो ये रुचि इसका ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। अब राजस्थान ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक करंट अफेयर और साइकोलॉजी की बात की, अब राजस्थान करंट अफेयर की बात करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर में देखो, धोकड़ा, पलास, तेंदू, सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। तो ये शुष्क सांगवन वन है, यानी ये क्या डेसीडियस के वृक्ष है, शुष्क वृक्ष। ये मतलब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन। और राज 171 एंड मोती आपको पता होगा किसकी? बाजरे की किस्में खपते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत के संबंध में निम्न कौन सा तथ्य कौन सा असत्य है? तो आपको पता होगा प्री कैमरी नियुग्म विधि बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में अरावली जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ का मतलब होता है कि उसके आसपास चीज़ों का यानी हिल रेजिडुअल हिल्स मीन्स उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है उसका इरोजन यानी उसका अपरदन होने के बाद भी स्थायी है। बिल्कुल आपको पता होगा अरावली के पास बहुत सारे अवैध खनन हो चुके हैं, हो भी रहे हैं, बहुत कुछ उसका आसपास का क्षेत्र खत्म भी हो चुका है, फिर भी वो क्या है? वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में। और प्राचीनतम तो है ही, आपको पता है, लेकिन इसकी तुलना यूएस के रॉकी पर्वत से की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसका कारण है क्योंकि रॉकी जो पर्वत है वो आपको पता होगा एक तरीके से फोल्ड माउंटेन है, और ये हमारा क्या है? एक तरीके से रेजिडुअल हिल्स है, तो इसके लिए इसकी तुलना यहाँ नहीं की जा सकती। ऑप्शन चौथा गलत है। राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा है? यानी 40 सेंटीमीटर जो वर्षा है, आपने यदि देखा होगा तो सिरवी में मतलब 50 के क्रॉस है। यहाँ आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, जयपुर को एलिमिनेट यहाँ कर सकते हो, यहाँ आप भीलवाड़ा को कर सकते हो। तो ऑप्शन ए है, सीकर नागौर की जो समवर्षा रेखा है वो क्या 40 से क्या लेस देन है, ठीक है। तो ऑप्शन एक फर्स्ट करेक्ट है, सीकर नागौर जालोर। निम्नलिखित में कौन सी बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो ये आपको पता होगा बेड़स से वो क्या है? इसकी राइट साइड की नदी है। दूसरा है कि पर्यटन स्थल है और अवस्थित। यदि आप में से लगभग इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको दिलवाड़ा पता है आबू पर्वत में, नाकोड़ा बालोतरा में, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में है, तो आप इसको त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। तो ऑप्शन एक करेक्ट है इसमें। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश उत्पादन अच्छे बैलों के लिए पाए जाते हैं और अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरवी तथा सांचोर में पाए जाते हैं? ये आप मतलब नॉर्मल सुना हो तो कांकरेज इसका ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको पता होगा अजमेर इसका ऑप्शन है, सेकेंड। और सेठ गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो अभी लगी है, और इसमें आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा तो भिवाड़ी को एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो आप भिवाड़ी देख कर ही ग्लास फैक्ट्री में टिक मार्क कर सकते यदि आप फ्रेंड्स को नहीं जानते हो। तो ऑप्शन सीधा सा है फ्रेंड्स भिवाड़ी, ठीक है। यदि आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा एक साल का तो आप इस चीज़ को टिक कर सकते थे। COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है? कितना? 3 गुना की गई है, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार TRIPS यानी ट्रेड रिलेटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कौन सा भाग है? तो ये आपको पता होगा चारों भाग हैं, ये इसके रिलेटेड है। कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क भी है, पेटेंट भी और जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी है, GI टैग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, ABCD चारों सही है।
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं। ये बहुत आप कॉमन सेंस में भी इसको नाइजीरिया को बाहर निकाल सकते थे, ठीक है। ये 5 देशों शामिल हैं। भारत और चाइना फर्स्ट सेकंड पर है, तो नाइजीरिया फोर्थ नहीं है। और अगला क्वेश्चन है दो इस द्वीप और छोटे का मैचिंग करना है, ठीक है। तो आपको पता उत्तरी अंडमान है वो सैंडल पीक पर है। आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज है तो आप इसको एलिमेंट यहाँ से कर सकते थे, तो बाकी 2 ऑप्शन निकल जाते थे। फिर आपको निकालना था यदि दक्षिणी अंडमान आप जानते हो माउंट कोयू पर है, तो आप ऑप्शन फर्स्ट सेकंड के आधार पर चौथा ऑप्शन टिक मार सकते थे। ऑप्शन नंबर चौथा क्या सही है यहाँ पर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रक्षिप्त उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसो पैटर्न, जिसको सीसो पैटर्न कहते हैं, वो क्या कहलाता है। तो आपको बताओ कि वोकल सर्कुलेशन होता है जो सीसो पैटर्न का क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल चेंज होता है। कहाँ पर होता है, वांकर परिसंचरण जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा पठार है वो दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है। तो छोटा नागपुर है, तो आप दामोदर नदी आपको पता वहीं से निकलती है, तो छोटा नागपुर का पठार है। आप कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं। नंबर 4 ऑप्शन इज करेक्ट। भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। अधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन आप पता उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार, इन तीनों के क्या है बहुत सारे। ये पश्चिमी घाट में हर तरीके के वन होते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक मतलब ये वन एवरीग्रीन जो वन वहाँ बिल्कुल पाए जाते हो। आप नॉर्मल यहाँ भी कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो गंगा डेल्टा है वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में किस शौचालयों की उनकी अवस्थिति बतानी। तो आपको पता होगा, इसमें गुवाहाटी को जानते हो, तो गुवाहाटी आपको पता है सबसे लास्ट जो असम के अंदर है। तो ऑप्शन डी गुवाहाटी आपने निकाल दिया। सी ऑप्शन ओनली 1 में है, तो ऑप्शन 1 ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो गुवाहाटी आप देखते ही इसको मैचिंग कर सकते तो सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सॉरी, गुवाहाटी और डिम्बोई दोनों आसाम में है, लेकिन डिम्बोई आपको पता होगा तो वो सबसे अरुणाचल प्रदेश के आस पास है और गुवाहाटी यहाँ पर है। तो डी और ए के माध्यम से आप इनको टिक मार सकते हैं। DACB ऑप्शन 4 करेक्ट है। यानी डिम्बोई सबसे पूर्व में है, फिर नुमालीगढ़ है, फिर गुवाहाटी और फिर ये बोंगई गाँव है, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए किया गया। तो आपको पता होगा मध्यस्थों की समाप्ति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये तो पंचायत लेवल पे है। भूजोतों का विधिकरण, सहकारिता एवं भूजोतों का चकबंदी के कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2। किस अब पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो आपको पता होगा 7वां संविधान संशोधन था जो 1956 में हुआ था, वो इस प्रोविजन को लागू करता है। निम्नलिखित कौन सी विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं। तो गौरबंद आपको पता होगा ये एक कला संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मतलब गौरबंद ऊँट पर एक गीत गाया जाता है। ये विवाह में गीत नहीं गाया जाता। इसके माध्यम से आप 2 ऑप्शन पर एलिमेंट मार सकते थे। फर्स्ट जगह पीछे 2 बचते थे, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। इसमें भी आपको यदि परिणय के बारे में नॉलेज होगा तो ये परिणय मतलब गीत सुन, परिणय का मतलब पढ़ने होना, तो गीत प्रेम के गीत है। तो आप ऑप्शन 1, 3, 4 डायरेक्ट क्लिक मार सकते थे, ठीक है। ऑप्शन क्या है फर्स्ट, ठीक है। जल्ला, परिणय और सौंठने तीनों गीत हैं वो विवाह के गीत हैं। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है, फर्स्ट मान कवि, ठीक है। भारत के राज्य में महाधिवक्ता का पारिश्रमिक यानी रेम्यूनरेशन जो उसको तय कौन करता है, वो राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो उसमें बता राजस्थान सरकार के मंत्रियों वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून निर्धारित करती है। गलत बात, क्योंकि ये राज्य सरकार की विधानमंडल करती है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। आपको पता होगा भारत में 7वें अनुसूची जो भाग है उसमें जो बी पार्ट है दूसरी अनुसूची में शामिल राजस्थान था, उसके अकॉर्डिंग ही इसके प्रोविजन थे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन दूसरा है वो सही है। ये पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रहे। तो ऐसे कौन थे, हीरालाल देवपुरा। ऑप्शन इज 4 करेक्ट है, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है, एक बात ये निकालना है, ठीक है। तो राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष या आयोग के किसी सदस्य को उस पद से हटा सकता है, ये गलत बात है, राष्ट्रपति हटाता है, तो ये गलत कोटेशन है, ठीक है। ठीक है, दूसरा है कि आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक करने पहले भी अपने पद पर बना रह सकता है, ये गलत बात है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये बात सही है, ठीक है। और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, नहीं, सभी राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन तीसरा क्या है, करेक्ट है। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य था बजट निर्माण करना नहीं था, सचिवालय भवन निर्माण नहीं था, कर्मचारियों की भर्ती नहीं था, क्या था, रिव्यू ऑफ सेल सिस्टम के बारे में, किसका था, सेल सिस्टम के बारे में, किसके अंदर, राजस्थान सचिवालय में, किसका समिति का उद्देश्य था, राजस्थान सेल सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट। दूसरा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रारंभ में इसके एक सदस्य से सदस्य प्रावधान रखा गया था और सही कथन सुनना है, ठीक है ना। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। इसका गठन अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा की गई और राज्य मानवाधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियान्वित है। तीनों ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है, आपको पता होगा। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयोग अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है, वो कार्य सलाहकार समिति के आधार पर ही करती है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। भारत के संविधान के अनुसार किन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे इस पूरे पेपर में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा वो ये क्वेश्चन था, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद और राज्य विधानमंडल से संबंधित में सभी समिति यानी कॉन्स्टिट्यूट प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है, 169 है, आपको पता हुआ जो क्रिएशन ऑफ या अबोलिशन ऑफ क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये भी एक प्रभाव वाला है, 169 भी करेक्ट है। 179 में आपको पता होगा ये ट्रिब्यूनल गठन की बात करता है, और 183 में रेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन यानी संवैधानिक प्रभाव वाले, तो तीनों ऑप्शन क्या करेक्ट है, तो ऑप्शन ए बी सी और तीनों सही है, ध्यान रखना। ये वापस करंट अफेयर की बात है, मैंने कर चुका हूँ, ये वापस इसे PDF डाल रखी है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए इनमें कौन सी शर्त सही है, ठीक है। तो इसमें कम से कम तीन अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें, 4 अलग अलग राज्य 2% सीटें, 4 अलग अलग राज्य 4% सीटें, 3 अलग अलग राज्यों में 6% सीटें, ऐसा नहीं है, 3 राज्यों में 2% सीटें होनी चाहिए लोकसभा में, पता है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। 3 अलग अलग राज्यों में कितने परसेंट, 2%। ये प्रधानमंत्री क्या करना है, जो चरण सिंह थे आपको पता होगा, बिल्कुल मोरारजी देसाई उस समय वो प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री चरण सिंह थे। नेहरू जी के समय सरदार पटेल जी थे और इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई थे, लेकिन देवीलाल जी के समय कौन थे, चंद्रशेखर थे, इसका मतलब चरण सिंह नहीं थे, तो ऑप्शन पहला क्या है, गलत है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिनमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, यदि संविधान निर्माण मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखता है तो उसका उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। तो ये शंकर प्रसाद देव न भारत संघ बिहार राज्य 1951 के केस में इस बात का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद है वो किसी भी संविधान का यदि अधिकार लेती है तो उसमें मौलिक अधिकार है उसको भी शामिल होना चाहिए, और मौलिक अधिकार के संशोधन शक्ति को इसके दायरे से बाहर रखने का प्रयोजन है, वो सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में किस केस में कहा था, शंकर प्रसाद सिंह और बिहार केस में कहा था, तो ऑप्शन चौथा ही के सही है, ठीक है। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था उसमें कितने नीति निर्देशक तत्व अंत स्थापित यानी कितने जोड़े गए थे, तो इसका ऑप्शन है 39 और 48 ए दोनों है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन है वो हमारा 1N चौथा यानी तीसरा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की संसद द्वारा पारित गैर विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो आपको पता है कि 111 है वो इस बात को डिफाइन करता है। अगला ये प्रांतों को सही समूह पहचानिए जिनमें 1945 में कौन कितने बाई कैमरल प्रोविजन थे, तो आपको पता होगा, आप इसमें मतलब एलिमिनेट भी कर सकते हो। सिंध, यहाँ कहाँ सिंध थे, बॉम्बे, बंगाल और बिहार 3 स्टेट ऐसे थे जहाँ क्या थे, बाई कैमरल थे, तो
तो ऑप्शन इसमें एलिमेंट आराम से आप कर सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो परंतु सेक्युलर स्टेट क्या होता है? जहाँ एक ई रिलीजन बेस पे है, ठीक है, कि स्टेट विल सेपरेट रिलीजन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स, यानी पंथ निरपेक्ष राज्य होता है वो किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो एक गवर्नमेंट की फॉर्म, फेडरलिज्म शक्तियों का विभाजन है, तो रिपब्लिक है। आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन दूसरा क्या गणराज्य सही उत्तर है इसका। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने 1976 में, जिसको मनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके तहत हुआ था, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अभी। 23 के भारत के सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा? यूएसए था, जो 2 बिलियन अरब डॉलर ऐसा कुछ था, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडिया का व्यापार साझेदार पार्टनरशिप था। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वर्ष 2022 के भारतीय निर्यातों की हिस्सेदारी 1.8% थी, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम पर 3 दिन पहले इसका डिस्कशन किया था, ठीक है। आप वहाँ से यदि जुड़े हुए हो तो आप वहाँ से देख सकते थे, तो 1.8% है, ठीक है। भारत सरकार के 1919 के नियम के संबंध में कौन सा कथन संबंध में सही कोड का चयन करना है? तो ये ये मॉन्टेस्क्यू सैमफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन सोल्स मॉन्टेस्क्यू एंड सैमफोर्ड के नाम पर रखा गया था। बिल्कुल था 1919 का अधिनियम, और ब्रिटिश भारत के राज्य के सचिव और वायसराय पद पर संभालते थे, सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम को अस्वीकार किया, ये भी बात सही है। गांधी जी ने इस अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया था। ऐसे गांधी जी ने कोई इस पर टिप्पणी नहीं की थी, ठीक है। तो 2 कोटेशन सही है। और दस्तावेज एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम कामकाज को समीक्षा करने के लिए आह्वान किया गया था। ये बात सत्य है, आपको पता है 1909 का अधिनियम आया, फिर 10 साल बाद 1919 के आधार पर आया, 10 साल के बाद में ये ट्रेंड बन चुका था। 1919 भी 1929 आने का प्रोविजन था, लेकिन वो नहीं आया, उसमें कई मूवमेंट चलते, फिर 1935 में अगला अधिनियम आया था। तो ऑप्शन 1 A B O D तीनों सही है, ठीक है। तो ये सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों पर को पढ़िए और निम्न कूटों पर उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य वर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है, ऐसा गलत बात है। सभी राज्यों के सकल यानी जो GSV है उसमें सबसे टॉप सकल राज्य मूल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है, ये बात सही है, ठीक। इसका मतलब दूसरा कथन सही है और केवल दूसरा ही सही है, ठीक है। दोनों सही नहीं है, ना सही ये भी गलत है, केवल एक नहीं है, तो केवल दूसरा कथन ही सही है, ठीक है। ये कथन सकते हैं। उत्पाद हैं विश्व के कुल उत्पाद में भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान। तो आपको यदि कपास रेशम का पत्ता है, सी ऑप्शन, इसके मतलब बाकी सब आप वहाँ से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ इसमें दूसरा स्थान है कपास रेशम मानव निर्मित रेशा में। और फार्मास्यूटिकल्स में भारत का जो पोजीशन है वो तीसरा है। दूध में भारत का पहला पोजीशन है, और मांस में भारत का 8वां पोजीशन है, ठीक है। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक। इसका भी मैंने डिस्कशन में कर चुका हूँ, ये वापस से निकल कर आ गया है। दूसरा ये क्वेश्चन बहुत रैंडम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित संगठन कौन से? तीनों संगठन है वो फिक्की से रिलेटेड 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक नॉन NGO, एक तरीके से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग पॉलिसी मेकिंग पर काम करता है। तीनों ABC सही है, ठीक है। और भारत की विदेश नीति की गुणनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित क्या सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन हो गए होंगे इसमें। आपको सब शांतिपूर्ण अस्तित्व पर जोड़ देना, ये तो आपको पता है। विदेश नीति में स्वतंत्रता, ये भी सत्य है, लेकिन यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। विश्व के मामलों के प्रति तटस्थता या शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, तो आपको उन्होंने कहा था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो ये कथन भी सत्य है। तो इसका मतलब विश्व मामलों के प्रति तटस्थता, ऐसा इसमें 5 प्रोविजनों में हिस्सा नहीं था। किसमें नहीं था? ऑप्शन 1 करेक्ट है। और 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया था 1974 में। तो उसमें भारत ने समझौते के माध्यम से जो कच्छाद्वीप द्वीप वो श्रीलंका को दिया था, और इसका हमेशा ये न्यूज़ में रहता है। तो मोदी जी ने इसके बारे में भी आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में बताना है। 2021 में 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हुआ, बिल्कुल करेक्ट बात है, थीम बिल्कुल यही थी,
इन कंटिन्यूटी, कोऑपरेशन एंड कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ये भी सत्य बात है। ब्राज़ील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, बिल्कुल गलत बात है। 2025 का जो सम्मेलन था वो अभी आपको पता होगा वो 24 में ग्रहण की थी, लेकिन सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो इसका जो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का जो थीम था वो अधिक समावेशी और संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना था, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये तीसरा ऑप्शन है, ब्राज़ील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, गलत बात है। इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपने सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधानों के सिद्धांत और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं, और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। नेहरू जी ने तीसरी राष्ट्रीय जो सेशन था उस समय पेरिस में कहा था। किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। और विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की जो वार्ताओं के बाद 2006 में एक ये बहुत क्वेश्चन, एक मुझे लगता है डाउट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत फ्रेमिंग हो रखा है। तो ओस्लो समूह है वो एनर्जी स्टैटिक बेस पर है, जो एनर्जी के रिलेटेड जितने डाटा है उस पर फोकस करता है, ठीक है। क्वेश्चन पाकिस्तान इसका समूह नहीं है, ये बात सत्य है, पर ये क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है मुझे लगता है गलत है, ठीक है। क्योंकि दोहा के बाद उन्होंने दोहा से जोड़ा है, तो ये ऐसा बात नहीं, ये एक तरीके से जो यूएनओ का एक स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है ओस्लो, ठीक है, जो एनर्जी स्टैटिक पर फोकस करता है। तो ऑप्शन इसमें पाकिस्तान गलत है, शामिल नहीं है। बाकी ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये एक बात जो जोड़ी है बीच में, ये थोड़ी सी पता नहीं कैसे जोड़ी उन्होंने। दूसरा है कि अब राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। अब पूरा होने वाला राजस्थान हिस्ट्री में बहुत सीधे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से टिक मार सकते थे। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से समझी थे? ये मंडोर से, आपको पता होगा फाउंडर थे, उन्हीं की शाखा से, उन्हीं वंश का है मंडोर, ठीक है। सुहान निम्नलिखित में किस स्थान से संबंध नहीं है? वो लोद्रवा की नहीं थी, ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। भिल जाति के संदर्भ में पाल शब्द का पता होगा, जो 8-10 घरों का समूह होता है उसको पाल कहते हैं। और निम्नलिखित में कौन सा चित्रित धूसर मृदुबान संस्कृति का पूरा स्थल है? वो बेराट है, ठीक है। तो गणेश्वर, तांबा, कालीबंगा, हड़प्पा और अहाड़ है, तो इन तीनों के माध्यम से आप एलिमिनेट करके बेराट को टिक मार सकते थे, ठीक है। निम्नलिखित 8 संस्कृति संबंधित पूरा स्थल नहीं है, तो वो कौन सा? भागोर नहीं है, ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 किसके नेतृत्व में सविनय अभियान आंदोलन करवाया गया था? आपको पता जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। और निम्नलिखित में किसने करमचंद पवार को अजमेर पर्वत पर बंदेरा प्रकरण जागीर में वर्तना की थी? महाराणा सांगा ने की थी। और 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई हुई थी, उसमें जो किस शासक से लड़ी थी? वो थे राव चंद्र सेन ने लड़ी थी, पता है आपको कब? 1565 में। और 1857 में संघर्ष के कोटा ब्रिटिश रेजिडेंस पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन के साथ निम्नलिखित किस व्यक्ति की हत्या की थी? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मुझे लगता है फेमस क्वेश्चन है, लगभग 2013 से लेकर 25 तक इस क्वेश्चन को 6 भर्तियों में 4 बार पूछ चुकी है। इसका ऑप्शन है सैडलर। अगला क्वेश्चन है, ये लोक देवता उनके वंश से जोड़ना है। इसमें गोगा जी का चौहान है, रामदेव जी का तंवर है, आपको पता होगा, बाबू जी का राठौड़ है, ठीक है। तो हड़बू जी का पंवार नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा गलत है। और प्रजावान आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1942 में की गई थी, ठीक है। और मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत ने भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया था? वो किया था मेवाड़ पुकार के नाम से मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराजा के समक्ष क्या रखी थी? मांगे रखी थी। उसका शीर्षक था मेवाड़ पुकार। बहुमंटरी बात ये तो आपको पता, विजय सिंह पथी का है, पीर संदेह तेजावत है, तो एक ही वचन भी उनका है, तो मेवाड़ किसका? मोतीलाल तेजावत का है, मेवाड़ पुकार। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित व्रत राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो शोभाराम थे, जयपुर के, तो क्या प्रधानमंत्री भी बने थे शोभाराम, ठीक है। ऑप्शन 4। अगला है कि दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? वो है गोठ मांगलोद पर है, ठीक है। और पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? आप इसको सबसे भी जोड़ सकते हो, 10वां दिन इन 10 टन, ठीक है। और राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से रामनदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? अग्रदास थे। कौन थे? अग्रदास जी थे, रेवासा पीठ के संस्थापक थे। और निम्नलिखित किस वर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश, आपने यदि नाहरगढ़ गए होंगे तो आप नाहरगढ़ की चोटी पर आप यदि बाएं भाग से जाएंगे तो सबसे पहले जो आता है वो चंद्र प्रकाश आता है, और वहाँ फिर लक्ष्मी प्रकाश, सूरज प्रकाश, आपने से क्या भवन देखे होंगे, तो ये नाहरगढ़ के अंदर है, ठीक है। और चित्रकारी शाहबदी राजस्थान की चित्रकला से संबंधित है,
वो मारवाड़ से है, ठीक है। तो बहुत इस तरीके का आज क्वेश्चन थे। और अगली जो अभी 2 और सेट होने हैं तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इससे भी इजी आएगा, टफ नहीं आने वाला है, क्योंकि आरपीएससी ने सेट की है ABC, उसका पर्पज़ होता है, ठीक है। तो आप आराम से जो आपकी तैयारी है उसी लिंक से करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। और आप मेरा हमारा टेलीग्राम है RAS रिहर्सल, वहाँ से जुड़ सकते हो। और मैंने साइकोलॉजी को करंट अफेयर दोनों चीज़ों को इस बार बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की थी, और लगभग मैं कह सकता हूँ यदि देखे होंगे तो आप 70% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।